जिसमें आज मैंने इंटरमीडिएट की बुक्स उठाई है, इंटरमीडिएट का सिलेबस उठाया, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कंटेंट्स इसमें हैं। हम आपको इसमें बताएंगे लिटरेचर पोर्शन में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, प्रोज़ में कितने चैप्टर्स हैं, पोइट्री, सप्लीमेंट्री आई मीन शॉर्ट स्टोरी और द मर्चेंट ऑफ वेनिस के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। केवल आज हम लोग इसे कंटेंट जानेंगे, साथ में हम लोग ग्रामर पोर्शन, ट्रांसलेशन और अन अदर कंपोजिशन, फिगर ऑफ स्पीच के बारे में भी जानेंगे कि कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच और कौन कौन से चैप्टर्स इसमें लिए गए हैं दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं आज। पहले हम लोग बात करेंगे प्रोज़। प्रोज़ की बात करेंगे दोस्तों। प्रोज़ में 7 चैप्टर्स लिए गए हैं। इन 7 चैप्टर्स में कुछ ओल्ड बुक्स के अपेक्षा न्यू बुक्स में कुछ चेंजेस किए गए हैं। 2018 के जो पब्लिशर्स हुए हैं उसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं। जैसे आप लोग देखेंगे होम कमिंग नया चैप्टर जोड़ा गया है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों चैप्टर फर्स्ट से। चैप्टर फर्स्ट आपका है अ गर्ल विथ अ बास्केट। अ गर्ल विथ अ बास्केट विलियम सी डगलस के द्वारा लिखा गया है, जो आफ्टर बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट, जब विलियम सी डगलस इंडिया विजिट पे आते हैं, ही वांटेड टू नो द पल्स एंड ओपिनियंस ऑफ द पीपल टुवर्ड द कंट्री, एंड ही आल्सो वांटेड टू नो द एटीट्यूड्स व्हाट दे थिंक अबाउट इंडिया। दोस्तों हम लोग इसमें जानेंगे कैसे 9 ईयर्स की बच्ची रहती है, जब विलियम सी डगलस उस 9 साल की बच्ची से मिलते हैं तो उस 9 साल की बच्ची ने उन्हें वार्म सोल ऑफ इंडिया की झलक दिखा दी थी। तो रियली इट इज़ वेरी हार्ट टचिंग स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे इसमें। सेकेंड चैप्टर आपका है अ फेलो ट्रैवलर। अ फेलो ट्रैवलर दोस्तों रियली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये ए जी गार्डनर जी के द्वारा लिखा गया है। अ फेलो ट्रैवलर सह्यात्री, इसमें एक मॉस्कीटो है, वो इंसेक्ट, वो मॉस्कीटो ए जी गार्डनर जी को ऐसी ऐसी सीख सिखाता है जिससे उनको वास्तव में यह एहसास होता है कि एनी ह्यूमन एनिमल्स आर आल्सो लाइक इंसेक्ट्स एंड देयर इज़ नो एनी डिफरेंस बिटवीन देम। पढ़ेंगे हम लोग इसको डिटेल में दोस्तों। मैं हर एक चैप्टर की अलग अलग वीडियो बना दूंगा। तो हम लोग देखते हैं सेकंड थर्ड चैप्टर की बात करते हैं दोस्तों। थर्ड चैप्टर है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर। हेल्थ सक्सेस और पावर का सीक्रेट क्या है दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। ये जेम्स एलन जी के द्वारा लिखा गया है। ये हमारे नॉलेज पर्पज से इम्पोर्टेंट है, साथ में हम हाउ टू बी सक्सेस एंड हाउ टू बी हेल्थ एंड हाउ कैन वी कंट्रोल अवर पावर टू बिकम सक्सेसफुल एंड टू कॉल सक्सेसफुल मैन, हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ये बहुत अच्छा चैप्टर है हमारे नॉलेज पर्पज से भी और बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज से भी। जेम्स एलन जी के द्वारा लिखा गया है। हम लोग बात करते हैं दोस्तों चैप्टर 4 की। चैप्टर 4 है द होम कमिंग। होम कमिंग रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। ये नया एडिशन है, इंटरमीडिएट बुक्स में प्रोज में जोड़ा गया है होम कमिंग। इसमें फटीक चक्रवर्ती हैं। हम लोग इसमें कई सारी चीज़ पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पर ये एहसास करेंगे कि जब हम लोग जब कोई भी चीज़ हमारे पास बहुत समय तक होती है तो हमको उसको होने का एहसास नहीं होता है, लेकिन जब थोड़े समय के लिए वो इम्पोर्टेंट चीज़ हमसे दूर हो जाती है तब हमें उसके होने का एहसास होता है और हम तब रियलाइज़ करते हैं कि हमने उसको कैसे इग्नोर किया और आज हम उसे कितना मिस कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर भी वैसी कहानी है। एक छोटा बच्चा रहता है, वो अपने उसके फादर नहीं है, उसकी माँ है। वो अपनी उसकी माँ उसको एक अच्छा बच्चा बनाना चाहती है। वो 2 भाई हैं तो दोनों को मदर बहुत कंट्रोल में रखना चाहती है, लेकिन फटीक चक्रवर्ती को ऐसा लगता है कि उसकी माँ उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है, बहुत ज़्यादा उनको डांटती है, पिटाई करती है। तो उनको ऐसा लगा कि वो कहीं दूर चले जाएँ घूमने के लिए। वो ऐसा होता भी, एक बार उनके मामा जी आते हैं तो मामा उनको ऑफ़र करते हैं, चलो हम तुमको ले चलते हैं शहर, वहाँ तुमको अपने बच्चों के साथ रखेंगे। बहुत खुश होता है, उसको लगा कि हमको आज़ादी मिल गई अपनी माँ से। जब काफ़ी दिन तक वहाँ पर रहता है, उनकी जो आंटी थी, उनकी जो मामी थी, वो थोड़ा सा क्रूअल काइंड हार्टेड काइंडलेस थी। वो जब उनको फील होता है इस चीज़ का तो उनको लगता है कि मेरी माँ का घर सबसे अच्छा घर था, इसलिए चैप्टर का नाम भी रखा गया है द होम कमिंग। हम लोग चैप्टर 5 की बात करते हैं दोस्तों। चैप्टर 5 आई एम जॉन्स हर्ट। आई एम जॉन्स हर्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये जो कि जे डी रैडक्लिफ के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। इसमें हम लोग बहुत अच्छा चैप्टर है दोस्तों ये। इसमें हम लोग जानेंगे कि हाउ कैन वी कंट्रोल अवर हेल्थ एंड हाउ कैन वी मेक हेल्दी अवर हार्ट, हम लोग पढ़ेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर दोस्तों। इसमें बताया गया है कि हार्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी। ये हमारे जन्म से लेकर के हमारे मृत्यु तक कॉन्टीन्यूसली वर्क करता रहता है। हमको अक्सर फील होता है कि अवर हार्ट इज़ वेरी वीक और बात बात पे हमारा हार्ट ब्रोक हो जाता है, बट इट्स नॉट सो। हमारा हार्ट एक ऐसा
बॉडी आर्गन है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही मजबूत है और विथआउट रेस्टलेसली वर्क करता रहता है। दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें हम लोग जानेंगे कि एक ऐसा छोटा सा पंप है लेकिन बड़े बड़े पंप को फेल कर सकता है। इसके कितने चैम्बर्स हैं और कितने सिराएँ हैं, कहाँ कहाँ तक ब्लड पहुँचाता है, ये हम लोग पढ़ेंगे इसको डिटेल में। चैप्टर 6 की बात करते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वुमेन्स एजुकेशन, हम लोग पढ़ेंगे, जो कि एस राधाकृष्णन जी के द्वारा लिखा गया है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के द्वारा लिखा गया है। ये एग्ज़ाम पर्पस से तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। साथ में दोस्तों ये वुमेन एजुकेशन ऐसे पर्पस से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो वुमेन एजुकेशन से मॉडर्न वुमेन एजुकेशन सिस्टम एंड वैल्यू ऑफ वुमेन इन प्रेजेंट इंडिया, इस प्रकार से किसी भी प्रकार से अगर वुमेन एजुकेशन या वुमेन लिविंगहुड या वुमेन सिचुएशन कंडीशंस इन इंडिया इन मॉडर्न पूछता है, ऐसे के रूप में भी पूछता है, तब पर भी ये चैप्टर हम लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं और इसे बना करके लिख सकते हैं दोस्तों। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वुमेन एजुकेशन। हम लोग 7 चैप्टर की बात करते हैं। 7 चैप्टर दोस्तों है द हेरिटेज ऑफ इंडिया। द हेरिटेज ऑफ इंडिया पढ़ेंगे हम लोग इसको। दोस्तों द हेरिटेज ऑफ इंडिया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। द हेरिटेज ऑफ इंडिया जो कि ए एल बॉसम जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे फ्रीडम फाइटर्स, जो हमारा देश अंग्रेज़ों का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का गुलाम था उस समय, कैसे हमारे यहाँ के लोगों को रहना होता था। हम लोग फ्रीडम फाइटर्स की हेल्प नहीं कर सकते थे। यहाँ पर ऐसा होता है, एक बार ग्यार बाबू जी ने फ्रीडम फाइटर्स की हेल्प कर दी थी, उन्हें शरबत और पान खिलाया था, जिस कारण से उनको अंग्रेज़ों ने जेल भेज दिया था। उनकी वाइफ कितनी स्ट्रांग थी, इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे इसमें। और फाइनली क्या होता है इसके बारे में, हर चैप्टर की अलग अलग दोस्तों वीडियो बना दूंगा, आप लोग परेशान नहीं होइएगा। तो देखते हैं, हमने प्रोज के बारे में बात किया, 7 चैप्टर्स हैं। और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं शॉर्ट पोइट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं हम लोग दोस्तों। पोइट्री तो इंटरमीडिएट में पोइट्री में 10 चैप्टर्स होंगे, आप लोग जैसा देख रहे हैं इसमें। कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, प्रसन्न जीवन के चरित्र, सर हेनरी वॉटन जी के द्वारा लिखा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि हम अपने जीवन को कैसे खुश रख सकते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर अपने अंदर डेवलप करें, कौन कौन से चरित्र अपने अंदर कल्टीवेट करें कि हम अपने जीवन में खुश रहें और सक्सेसफुल हों हम लोग। सेकेंड चैप्टर की बात करते हैं। सेकेंड चैप्टर है द ट्रू ब्यूटी, वास्तविक सुंदरता। थॉमस क्रीव के द्वारा लिखा गया है द ट्रू ब्यूटी, वास्तविक सुंदरता। इसमें बताया गया है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्यूटी, फिजिकल ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी। एंड ही आल्सो सेड दैट फिजिकल ब्यूटी इज द ब्यूटी विच डिस्ट्रॉय आफ्टर पासिंग द टाइम एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी इज द ब्यूटी विच स्टे विथ अस टिल्स डूम्सडे। हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि फिजिकल ब्यूटी जो वो ब्यूटी है जो समय के साथ नष्ट हो जाती है। हमारे शरीर का जब बुढ़ापा आता है तो हमारे स्किन्स भी मुरझा जाते हैं। जो हमारी फिजिकल ब्यूटी है, सुंदरता, शारीरिक सुंदरता है, वो धीरे धीरे क्षय हो जाती है। लेकिन जो हमारी स्पिरिचुअल ब्यूटी है, जो हमारी आध्यात्मिक सुंदरता है, वो हमेशा बनी रहती है। हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 3 की बात कर रहे हैं दोस्तों। चैप्टर 3 ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन जी के द्वारा लिखा गया है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अंधत्वपन पर। दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जॉन मिल्टन बचपन में अंधे हो गए थे। जब थोड़ा बड़े होते हैं उनके अंदर पोएटिक टैलेंट था, लेकिन वो फील करते हैं इस बात को कि मैं अंधा हो गया हूँ, इसलिए जो मेरे अंदर का जो हुनर है वो निकल कर नहीं आ पाएगा। तो ईश्वर मुझे इस बात का पनिशमेंट देंगे कि मैं धरती पर आया था, मुझे ईश्वर ने कुछ कार्य से भेजा था, लेकिन मैं अंधा होने के कारण उस कार्य को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। उनको लगता है कि जब उनकी मृत्यु होगी, ईश्वर के पास जाएंगे तो उनको फटकार लगाएंगे, लेकिन तभी उनको कंसाइंस होता है, अंतः प्रेरणा मिलती है कि ईश्वर की स्थिति तो राजा के समान है। जिस प्रकार से राजा के पास हजारों सिपाही होते हैं, सेवक होते हैं उनकी सेवा करने के लिए, उसी प्रकार से ईश्वर हैं, उनके पास भी हजारों एंजल्स हैं जो उनके एक आदेश को पूरा करने के लिए उनके पास खड़े रहते हैं, जो पलक झपकते ही आकाश पृथ्वी पाताल तक उनके आदेश को पहुंचा सकते हैं, उनके कार्यों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन वे भी खड़े और केवल उनकी प्रतीक्षा करते रहते हैं। तो ईश्वर मुझ जैसे ऑर्डिनरी मैन से क्या एक्सपेक्ट करेंगे। तो इस बात को लेकर के वो बहुत रिलैक्स फील करते हैं कि ईश्वर मुझे पनिशमेंट नहीं देंगे। देखते हैं
हम लोग चैप्टर 4 की बात करते हैं दोस्तों। चैप्टर 4 है एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। थॉमस ग्रे जी के द्वारा लिखा गया है ये। चर्चयार्ड में लिखा गया एक शोक गीत। यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि थॉमस ग्रे एक गांव है, विलेज है, हैमलेट है, उस हैमलेट के पास में खड़े हैं और वहाँ पर थोड़ी दूर पर कुछ कब्रिस्तानें हैं, पुरानी कब्रिस्तानें हैं। वहाँ पर उसी हैमलेट के पूर्वज दफनाए गए हैं। वो इस बात को लेके हम रीडर से कहते हैं कि हमें उनके घरेलू या एनल्स को लेकर के हमें उनका मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका जीवन बहुत सिंपल था। वो थोड़े के लिए केवल खाने पीने में अपना पूरा जीवन बिता दिए, मजदूरी करने में जीवन बिता दिए। उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत लो था। तो इस बात को जान करके हमें उनका मजाक नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उनसे इंस्पायर होना चाहिए कि कैसे वो अपना जीवन जिए और रहे। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में अलग अलग है चैप्टर्स की वीडियो बना दूंगा, निश्चिंत रहें। मैं चैप्टर 5 की बात करता हूँ। चैप्टर 5 है अ लेमेंट। ये शोक गीत है, पी शायरी जी के द्वारा लिखा गया है, पढ़ेंगे इसको। 6 चैप्टर है ला बेलेडेम सेंस मसी, बिना दया वाली महिला। जॉन कीट के द्वारा लिखा गया है। जॉन कीट्स, ला बेलेडेम सेंस मर्सी, बिना दया वाली महिला। दोस्तों हम लोग इसमें जानेंगे कि एक नाइट हैं, एक सिपाही हैं जो यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। तो पोएट पूछते हैं सिपाही से कि हे सिपाही, आप अस्त्र शस्त्र से सजे हुए हैं, इस प्रकार से आप यहाँ कहाँ भटक रहे हैं, जबकि झील की झाड़ियाँ मुरझा गई हैं, कोई पक्षी गाना नहीं गा रहे हैं, यहाँ तक कि फसलें कट चुकी है और गिलहरियों ने अपने गोदाम भर लिए हैं, आप क्यों घूम रहे हैं। तो बताते हैं सिपाही बताते हैं जॉन कीट्स को कि कैसे वे जब इस जंगल में घूम रहे थे तो उन्हें एक बिना दया वाली महिला मिलती है जो बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी। वह उसके बहकावे में आ गए और वह उसको अपनी परियों वाली गुफा में ले गई। वहाँ पर उन्होंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में देखा कि बहुत से राजा और राजकुमार इनके गुलाम हैं जो चिल्ला चिल्ला कर सिपाही को यहाँ से भाग जाने के लिए कह रहे थे। लेकिन जब उनकी नींद खुलती है तब वो ठंडी पहाड़ी के इस किनारे पर पाते हैं, इसीलिए वो इस सुनसान जंगल में भटक रहे हैं। पढ़ेंगे हम लोग इसको डिटेल में। चैप्टर 7 की बात करें दोस्तों, द पासिंग ऑफ आर्थर। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जी के द्वारा इसको लिखा गया है दोस्तों। इसमें हम लोग देखेंगे कि किंग आर्थर घायल हो गए हैं, इज़ नाउ वेरी क्लोज टू डेथ। वो अपने विश्वास पात्र सिपाही को कह रहे हैं कि आप मेरी मृत्यु पर शोक मत करिए, बल्कि ये नेचर का सिस्टम है, पुराने पद्धतियों को बदलने के लिए और नए को स्थान देने के लिए ऐसा होता है। आपको अच्छे से रहना है और लोगों का ध्यान रखना है। पढ़ेंगे इसको हम लोग डिटेल में दोस्तों। चैप्टर 8 की बात कर लें, माई हेवन, मेरा स्वर्ग। मेरा स्वर्ग कैसा हो, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर बताया गया है कि इन्होंने ऐसा इमेजिनेशन किया है कि स्वर्ग में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी लोगों के लिए आदतें हैं, और वह फाइनली ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर, जो स्वर्ग के गुण हैं, जो स्वर्ग की विशेषताएं हैं, वो सारी विशेषताएं मेरे भारतवर्ष में रख दीजिए, जिससे मेरा भारतवर्ष भी हेवन बन जाए, मेरा स्वर्ग बन जाए। चैप्टर 9 की बात करेंगे दोस्तों। चैप्टर 9 है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा लिखा गया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखते हैं कि कैसे वो ट्रेवल पर निकले हुए हैं, साथ में घोड़ा है, और अचानक वो एक सुनसान और बर्फ़ से जमे हुए जंगल के पास खड़े होते हैं और वो उन्हें बहुत खूबसूरत लगता है। उनका घोड़ा उनको रिंग बजाकर बोलता है या संकेत करता है कि यहाँ पर तो कुछ नहीं है, मौसम ख़राब हो रहा है, अंधेरा होने को चला है और हमें बहुत दूर जाना है। अभी हमें अपने जीवन का बहुत बड़ा सफ़र तय करना है, इसलिए हमको यहाँ पर चलना चाहिए। ये रियली बहुत अच्छा है इसका। आपको बता दो दोस्तों, जब हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई तो मृत्यु से पहली शाम को उन्होंने इस पोएम को अपनी टेबल पर रख रखा था। पढ़ेंगे इसको डिटेल में दोस्तों, और मैं आगे बताऊंगा जब मैं इस वीडियो को बनाऊंगा। तो चैप्टर 10 की बात कर लेते हैं। पोएम नंबर 10 है द सॉन्ग ऑफ द फ्री, स्वामी विवेकानंद जी। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, द सॉन्ग ऑफ द फ्री। आज़ादी का गीत कैसा हो, आज़ादी का गीत कैसा हो, आज़ादी क्या होती है। पढ़ेंगे इसको डिटेल में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा बात करेंगे दोस्तों इसमें
शॉर्ट स्टोरी की बात कर लेते हैं। शॉर्ट स्टोरी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों। देखते हैं हम लोग शॉर्ट स्टोरी की बात करेंगे तो शॉर्ट स्टोरी में 4 चैप्टर्स रहेंगे आपका 12th क्लास में। अब तो पहले कई साल पहले क्या था, शॉर्ट स्टोरी, पोइट्री और प्रोज इनकी अलग अलग बुक्स आती थी। अब तो एक ही बुक्स में तीनों को मर्ज कर दिया गया है। तीनों को क्या, प्ले को भी इसी में रखा गया है, प्ले और फिगर ऑफ स्पीच को भी इसी में रखा गया है। तो हम लोग बात करेंगे शॉर्ट स्टोरी की। शॉर्ट स्टोरी में 4 चैप्टर्स रहेंगे दोस्तों। 4 चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे। पहला चैप्टर आपका रहेगा द गोल्ड वॉच। द गोल्ड वॉच जो कि पंजीकृत राफी के द्वारा लिखा गया है। ये बहुत ही इंस्पायरेबल स्टोरी है दोस्तों। इसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे एक कंपनी वर्कर रहता है जिसका इनकम इतना नहीं रहता है कि वो अपने फैमिली को ठीक ढंग से रख सके, जिस कारण से उसको अपने फैमिली, अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। और जब कर्ज अदा नहीं कर पाता है और चारों तरफ से फोर्स होता है कर्ज को पे करने के लिए, तो उसने एक दिन विचार बनाया कि क्यों ना वो अपने फैक्ट्री का जो मालिक है, इंजीनियर है, उसकी सोने की घड़ी को चुरा ले। ऐसा करके वो अपने पूरे कर्ज को अदा कर सकता है। लेकिन बिकॉज ही वॉज एन ऑनेस्ट मैन, हिज कंसाइंट वाज नॉट अलाउिंग हिम टू डू दैट। सो फाइनली वो घड़ी को तो चुरा लेता है, लेकिन जब उसको आने वाले कल के बारे में फील होता है कि वो एक चोर कहलाएगा, कौन कौन सी घटना घट सकती है आगे चलकर उसके जीवन में, तो उसका अंतःकरण उसको एक काम करने की परमिशन नहीं देता है और फाइनली वो घड़ी को उसी स्थान पर रख देता है जहाँ से उसने उसको उठाया था। पढ़ेंगे, बहुत अच्छी स्टोरी दोस्तों। कहने को तो शॉर्ट स्टोरी है दोस्तों, लेकिन ये लॉन्ग स्टोरी है, बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं इसमें और मज़ा भी आएगा बहुत। इसमें सीखने को मिलेगा, इसमें एग्ज़ाम पर्पज़ से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2 की बात करें दोस्तों, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, ज्योतिषी का एक दिन। आर के नारायण जी के द्वारा लिखा गया है दोस्तों ये। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, ज्योतिषी का एक दिन। हम लोग इसमें जानेंगे दोस्तों कि कैसे दो दोस्त रहते हैं। एक बार किसी बात को लेकर के झगड़ा होता है, झगड़ा होने पर वो एक दूसरे दोस्त को चाकू मार कर उसको कुएं में धकेल देता है और ये सोच करके कि वो उसका दोस्त मर गया होगा, उस पर दोष लगेगा, क्लेम लगेगा, जेल जाएगा, जिससे बचने के लिए वो बहुत दूर भाग जाता है। कई 7 समुंदर पार निकल जाता है, या सोच करके कि वो उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि अब उसके पास लवलीहुड के लिए कुछ था नहीं, कोई व्यवस्था थी नहीं, तो जिस कारण से उसने ज्योतिषी बनने का निश्चय किया। और स्टार्टिंग में जब वो ज्योतिषी बना था तो उसको अपने खुद के भविष्य के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो उसको एस्ट्रोलॉजी का ABCD नहीं मालूम था। लेकिन फिर भी वो लोगों की क्या आवश्यकता है, लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या सोचते हैं, लोग अपने जीवन में कितना अच्छा कार्य क्या करना चाहते हैं, वही सीख करके एस्ट्रोलॉजर उन्हीं को जिसको सुनना वो पसंद करते थे वही सारी बातें बताना शुरू कर दिया और कुछ सालों में वो एक परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर कहलाए। एक शाम ऐसी होती है जब चलने लगते हैं, तब एक व्यक्ति वहाँ आता है जो ज्योतिषी से यह पूछता है कि क्या जिस काम के लिए मैं आया हूँ मैं उस काम में सफल हो पाऊँगा। तभी थोड़ी सी रोशनी में एस्ट्रोलॉजर पहचान लेता है उस व्यक्ति को कि यह वही व्यक्ति है जिसको ज्योतिषी ने मार करके कुएं में फेंक दिया था, और यह तो जिंदा है और यह मेरी खोज में इधर आया हुआ है, और अगर यह मुझको जान जाएगा, पहचान लेगा, तो ये मुझे मेरा मर्डर कर देगा। तो इस तरह से काफ़ी अच्छी कहानी है, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। बड़ी लंबी कहानी है ये, इसमें इंटरेस्टिंग भी है दोस्तों, एग्ज़ाम पर्पज़ से भी इम्पोर्टेंट है। इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ट्रू फॉल्स भी आता है एग्ज़ाम में। चैप्टर 3 की बात करते हैं, द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा, मुल्क राज आनंद जी के द्वारा लिखा गया। पढ़ेंगे इसको दोस्तों, द लॉस्ट चाइल्ड। दोस्तों हम लोग जब घर में, मैंने बताया भी, होम कमिंग में भी ऐसा ही है, इसमें भी सेम ऐसा ही है, कुछ अलग कहानी है इसमें। हम लोग फिर जानेंगे इसमें कि एक छोटा बच्चा रहता है जो जिसको मेले की हर सुंदर चीज़ अपनी तरफ आकर्षित करती है। उसको यह लगता है कि ये मेले वाली सुंदर सुंदर चीज़ें कितनी अच्छी हैं, कितनी अच्छी हैं, करते करते एक वह अपने माता पिता के साथ मेला देखने जब गया था तो वो भटक जाता है। और जब भटक गया, उसके पेरेंट्स उसको नहीं मिल पा रहे हैं, तब उसको एहसास होता है कि ये मेले की सुंदर सुंदर चीज़ें कुछ नहीं है उनके पेरेंट्स के सामने। पढ़ेंगे इसको दोस्तों, अच्छी कहानी है। हम लोग चैप्टर 4 की बात कर लेते हैं, अ स्पेशल एक्सपीरियंस, एक विशेष अनुभव, प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। इसको पढ़ेंगे हम लोग इसको डिटेल में दोस्तों। हम लोग बात कर लेते हैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस की। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले है जो कि विलियम शेक्सपियर जी के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। हम लोग इसको पढ़ेंगे। ये ऐसा है प्ले जिसमें से बोर्ड एग्ज़ाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है 75 वर्ड्स का। इसमें पोर्शिया है, शाइलॉक है, एंटोनियो है,
बेसेनियो है, सेबेस्टियन है, ग्रेसियानो है, ऐसे कई मेन कैरेक्टर्स हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे। जेसिका है, लॉरेंजो हैं, लास्ट लॉर्ड गब्बो है, ओल्ड गब्बो है, पढ़ेंगे इसको हम लोग। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड रोमांटिक स्टोरी, रोमांटिक भी है और इंटरेस्टिंग है एज अ यू नो द मर्चेंट ऑफ वेनिस। हम लोग इसमें जानेंगे कि वेनिस एक शहर है और इसमें दो व्यापारी हैं, एंटोनियो और दो व्यापारी हैं, शाइलॉक और एंटोनियो। शाइलॉक इज़ अ क्रूअल मर्चेंट जो लोगों को अधिक कर्ज पर ब्याज देता है, और इसी के स्थान पर एंटोनियो है। एंटोनियो ईसाई हैं जो कि बिना ब्याज के ही लोगों को हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, पैसे देते हैं। और हम जानेंगे इसमें कि शाइलॉक यहूदी है। फिर कैसे घटना घटती है, बेसेनियो पोर्शिया से मिलते हैं और मैरी करने के लिए सोचते हैं। उनके पास पैसे नहीं थे, एंटोनियो के पास पैसे की हेल्प लेने के लिए आते हैं, लेकिन उनकी जहाज़ें चारों दिशाओं में व्यापार करने के लिए गई थी, उनके पास नहीं था। लेकिन वो प्रीफर करते हैं शाइलॉक का कि आप मेरे नाम से शाइलॉक से ले सकते हैं पैसे उधार, 3000 रुपये। तो शाइलॉक एंटोनियो के नाम से पैसे तो दे रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अगर 3 मंथ्स के अंदर मेरा पैसा नहीं अदा कर पाएंगे तो आपके शरीर से मैं 1 पाउंड मांस निकलवा लूँगा। शाइलॉक इस बात से सहमत हो जाते हैं, लेकिन सच में ऐसा ही होता है। 3 महीने बीत जाते हैं लेकिन पैसा नहीं दे पाते हैं। तो अब वो मुकदमा दर्ज करता है ड्यूक के पास कि एंटोनियो ने मुझसे यह शर्त रखी थी, और वो स्टैम्प भी लेकर पहुंच जाते हैं, जिस कारण से अब उनको बुलाया जाता है। डॉट 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 पढ़ेंगे। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड रोमांटिक कॉमेडी प्ले, ट्रैजिक कॉमेडी प्ले, एक्चुअली इट इज़ ट्रैजिक कॉमेडी प्ले। पढ़ेंगे हम लोग दोस्तों। पोएट्री के तहत हम लोग पढ़ेंगे फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच दोस्तों, हिंदी में हम लोग अलंकार पढ़े होंगे, जिस प्रकार हिंदी में अलंकार उसी प्रकार इंग्लिश में भी फिगर्स ऑफ स्पीच है दोस्तों। इंटरमीडिएट में 7 फिगर ऑफ स्पीच है। सिमिली, मेटाफोर, पर्सनिफिकेशन, अपॉस्ट्रॉफी, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरन एंड ओनोमेटोपोई। पढ़ेंगे इसको डिटेल में हम लोग कि अलंकार हिंदी संस्कृत में कहते हैं ना, अलंकार इति अलंकार अलंकरोत इति अलंकारा। जो शब्द अलंकार दे वही अलंकार हैं। शब्दों में, वाक्यों में जिन शब्दों का प्रयोग करने से उसकी शोभा बढ़ जाए, सुंदरता बढ़ जाए, वही अलंकार है। इंग्लिश में भी ऐसे अलंकार होते हैं, पढ़ेंगे डिटेल में इसको दोस्तों हम लोग। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सेक्शन बी पार्ट में कौन कौन सी चीज़ें हैं। सेक्शन बी पार्ट में ग्रामर पोर्शन में कौन कौन सी चीज़ें हैं जानना भी ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। 100 मार्क्स में 50 मार्क्स का आपका लिटरेचर पोर्शन से आता है और 50 मार्क्स का ग्रामर एंड ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन पार्ट से आता है। तो हम लोग ग्रामर पोर्शन की बात कर लेते हैं दोस्तों। ग्रामर में आपका फर्स्ट चैप्टर होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। हम लोग पढ़ते आए हैं, कई प्रीवियस क्लासेस में भी हम लोगों ने इसको पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर हमको इसको डिटेल में पढ़ने हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन, इंपॉर्टेंट है चैप्टर, हम लोग पढ़ेंगे इसको भी दोस्तों। मैं हर टॉपिक का, हर चैप्टर का, ग्रामर पोर्शन का भी अलग अलग वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी। चैप्टर 2 की बात करते हैं। चैप्टर 2 आपका सिंथेसिस है, ये आपके लिए नया होगा, ये इंटरमीडिएट में नया चैप्टर है, सिंथेसिस, संयोजन करना। हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे इसमें कि कैसे 2 और मोर सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं, एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस जिसमें एक फिनिट वर्ब होती है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और 1 और मोर देन 1 सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। और इसी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंस में भी एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है एंड 1 और मोर देन 1 प्रिंसिपल क्लॉज या कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होते हैं। पढ़ेंगे इसको हम लोग। सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिश्रित वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस, संयुक्त वाक्य, इसमें पढ़ेंगे हम लोग इसको। चैप्टर 3 की बात कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। दोस्तों हम लोग इसमें पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्म करना, अर्थात रूप परिवर्तन कर देना बिना उसके भाव को बदले हुए। मैजिक लगेगा बिल्कुल ये दोस्तों, पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। ये भी आपके लिए नया होगा। अभी तक हम लोग जब चेंज करना होता था तो उसको अपोजिट वर्ड यूज़ कर करके, जैसे अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना होता था तो नॉट यूज़ कर देते थे, निगेटिव से अफर्मेटिव बनाना होता था तो नॉट को रिमूव कर दिया करते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना है।
भाव को बिल्कुल नहीं बदलना है, भाव को बिना बदले हुए सेंटेंस को बदलना है। इंटरेस्टिंग है, पढ़ेंगे टफ भी है थोड़ा सा दोस्तों। चैप्टर 4 की बात करेंगे, सेंटैक्स। सेंटैक्स इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अकॉर्डिंग टू योर इंटरनेट बोर्ड एग्जाम एज वेल एज कम्पिटिटिव एग्जाम्स आल्सो, अन अकेडमिक एग्ज़ाम्स आल्सो। सेंटैक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेंटैक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें एटलीस्ट पूरी की पूरी ग्रामर को रखा गया है। सेंटैक्स हमको बताएगा कि सेंटेंस, इनकरेक्ट सेंटेंस को कैसे करेक्ट सेंटेंस बनाना है। इसमें इज़ आर एम वाज वाज से लेकर के दोस्तों पूरी पूरी ग्रामर पढ़नी है हमको इसमें शुरुआत से। इसमें हम लोग वॉइस भी पढ़ेंगे, इसमें नरेशन भी पढ़ेंगे, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ेंगे, इसमें टेंस भी पढ़ेंगे, इसमें सेंटेंस भी पढ़ेंगे। बहुत चीज़ पढ़ना है इसमें दोस्तों, स्पेलिंग तक पढ़ सकते हैं हम लोग इसमें। पूरी ग्रामर सेंटेक्स के तहत पढ़ना है दोस्तों हम लोग। इसके बाद हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे दोस्तों, वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में हम लोग दोस्तों सिनोनिम्स पढ़ेंगे, एंटोनिम्स पढ़ेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़ेंगे, होमोफोन्स पढ़ेंगे, आइडियम एंड फ्रेजेस भी पढ़ेंगे इसी में हम लोग दोस्तों। ये भी चैप्टर एक ऐसा चैप्टर होगा वोकैबुलरी, आप लोग तो समझते हैं वोकैबुलरी तो हर एग्ज़ाम में पूछता है। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोफोन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, साथ में अदर रिलेटेड चीज़ें इसमें से पूछता है दोस्तों। तो ये 5 चैप्टर्स होंगे आपके ग्रामर में। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं ग्रामर पोर्शन के साथ साथ ट्रांसलेशन भी दोस्तों। ट्रांसलेशन इसमें 10 मार्क्स का, सॉरी ट्रांसलेशन दोस्तों इसमें 10 मार्क्स का पूछता है। जैसे देखेंगे हम लोग इसमें पहले 2018 के पहले क्या था, 2 क्वेश्चन बनते थे, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश ही रहेगा अब और आगे नहीं रहेगा दोस्तों। देखते हैं हम लोग इसमें पढ़ेंगे दोस्तों यूज़ ऑफ वर्ब, फॉर्म एंड आर्टिकल्स में। हर एक चैप्टर का ट्रांसलेशन का भी हर एक चैप्टर्स का अलग अलग वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे इसमें। मैं आपको फर्स्ट चैप्टर का जो वीडियो बनाऊंगा उसका टॉपिक रहेगा यूज़ ऑफ वर्ब, फॉर्म्स एंड आर्टिकल्स। आपको पता है वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं, वर्ब क्या होती है, बिना वर्ब के कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता है। आर्टिकल्स आपको पता है दोस्तों, वर्ब आर्टिकल्स ए, एन और द होता है, इनका बहुत इम्पोर्टेंट यूज़ है। ये बोर्ड इंटरमीडिएट बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आर्टिकल्स पूछता है, वर्ब फॉर्म्स भी पूछता है दोस्तों। हम लोग सेकेंड चैप्टर की बात कर लेते हैं। सेकेंड चैप्टर है टेंसेस। हम लोग इसमें पढ़ेंगे टेंस काइंड्स ऑफ टेंसेस। साथ में हम लोग इसमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस भी पढ़ेंगे दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य पढ़ेंगे इसको डिटेल में। प्रीवियस क्लासेस में भी आपने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ा होगा, आपने टेंस और सेंटेंसेस भी पढ़ा होगा दोस्तों। चैप्टर 3 की बात कर लेते हैं। चैप्टर 3 है पार्ट्स ऑफ स्पीच, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच दोस्तों। ये एक्चुअल में एटलीस्ट 50% ग्रामर तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ही रखती है अपने अंदर। हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को पूरा अच्छे से डिटेल से पढ़ लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशंस दोस्तों। नाउन कितने प्रकार की होती हैं, नाउन कौन कौन से हैं, प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं, इसका डेफिनेशन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन। देखते हैं दोस्तों चैप्टर 4 की बात कर लेते हैं। डिटेल वीडियो बड़ा हो जाएगा जिससे ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए, क्योंकि हर एक चैप्टर्स का अलग अलग वीडियो बनाना ही है, इसलिए आज केवल हम लोग कंटेंट की बात करेंगे दोस्तों कि हमें इंटरमीडिएट में कितना पढ़ना है इंग्लिश में ग्रामर पोर्शन में। तो हम लोग ट्रांसलेशन के चैप्टर 4 की बात करेंगे दोस्तों। हम लोग इसमें पढ़ेंगे कंडीशनल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस आपको पता है दोस्तों, यदि तुम खाओगे तो मैं तुम्हारे लिए लाऊंगा, यदि तुम घर में रहो तो मैं तुम्हें मिलने आऊँगा, ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। साथ में हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मैंने बताया भी, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं मिश्रित वाक्य, पढ़ेंगे इसको डिटेल में हम लोग। कंपाउंड सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं संयुक्त वाक्य। हम लोग चैप्टर 5 की बात करें दोस्तों, नरेशन। मैंने भी ग्रामर पोर्शन में बताया आपको कि नरेशन, साथ में ट्रांसलेशन में भी आपको पढ़ाया जाएगा नरेशन। कैसे हम लोग हिंदी में नरेशन को हिंदी से इंग्लिश में कैसे चेंज करेंगे इसको, क्या नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन चेंज करने के बाद उसका हिंदी में क्या अर्थ बनेगा दोस्तों, और अन्य चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इसमें। चैप्टर 6 की बात करते हैं, एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। बिना वर्ब के सेंटेंस बनता ही नहीं है, और वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार निर्धारित होता है। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट का नंबर क्या है, सब्जेक्ट का जेंडर क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है,
उसके आधार पर हम लोग वर्ब का निर्धारण करते हैं दोस्तों। देखते हैं हम लोग चैप्टर 7 की बात करते हैं। लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। जब इन 6 चैप्टर्स को हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे दोस्तों, तब जा कर के हम लोग पैसेज ट्रांसलेशन करना शुरू करेंगे। पैसेज आसानी से हम लोग हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर पाएंगे तब जब हम लोग हर एक टॉपिक को डिटेल में समझ लेंगे दोस्तों। हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट है आपका कंपोजिशन। कंपोजिशन के तहत हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में एसे राइटिंग, निबंध लेखन। हम लोग निबंध लेखन दोस्तों, इतने सारे टॉपिक्स हैं इंटरमीडिएट के लिए, और कि हम लोग हर टॉपिक को लर्न करें ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमारी मेमोरी भर जाएगी उससे। तो हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं, कुछ हेडिंग्स, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके कौन कौन से हेडिंग्स बन सकती हैं, इसको हमें जानना है। कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्तों इसको। ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस करने की चीज़ें हैं। हमको कोई टॉपिक्स को जानना है, कोई टॉपिक्स को पढ़ना है, कोई टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, तो हमको उसे कोशिश करना है कि थोड़ा इंग्लिश में सोचें उसको। तो और कभी कभी कुछ न कुछ वर्ड्स, कुछ न कुछ सेंटेंसेस उसके विषय में रफ़ कॉपी में लिखते रहें। और 2-4 ऐसे हैं जो हमको थोड़ा सा याद भी करने पड़ेंगे, जिसको माइंड में रख करके उसी के बेस पे हम लोग अन्य एसेस को भी राइट कर सकते हैं। चैप्टर 2 की बात कर लेते हैं दोस्तों, अनसीन पैसेज। नाम से ही लगता है अनसीन पैसेज, जिसको कभी देखा ना गया हो ऐसा पैसेज। रेलवे में दोस्तों ऐसा भी होता है, एग्ज़ाम में बहुत कम ही ऐसे अनसीन पैसेज आते हैं जिसको हमने पहले कभी सीन किया हो, पहले कभी देखा हो। लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं दोस्तों, अनसीन पैसेज को हमें पैराग्राफ की तरह, जिस तरह हम लोग प्रोस पोएट्री सप्लीमेंट्री पढ़ते हैं, उसी प्रकार से अनसीन पैसेज को पढ़ लेना है जब बोर्ड एग्ज़ाम में आना है। जैसे ऑलरेडी हमको पहले से प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको प्रैक्टिस करा भी दूँगा अलग से वीडियो बना करके। अनसीन पैसेज में जब पैसेज दिया होगा, उस पैसेज को पढ़ करके उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए होते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर उसी पैसेज में दिया होता है। तो हम लोग पहले पैसेज को ध्यान से पढ़ लेंगे, पैसेज को पढ़ने के बाद क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, तो हमें आसानी से उसका आंसर देने में आसानी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। कर लेंगे इसको हम लोग। लास्ट में हम लोग अपेंडिक्स भी पढ़ेंगे। अपेंडिक्स के तहत हम लोग सारे ग्रामर को एक बार रिवाइज़ कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, हम लोगों ने इतना दोस्तों रिवाइज़ किया अभी तक, इतना ही है आज के लिए दोस्तों। क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था कि ऑनलाइन क्लासेस चलाए जाएं। इसमें लॉकडाउन चल रहा है, पूरा भारत बंद चल रहा है, पूरे कॉलेजेस बंद चल रहे हैं, टीचर्स घरों पर हैं, बच्चे घरों पर हैं, सब टाइम किल हो रहा है, समय बीतता जा रहा है। अप्रैल से क्लासेस चल जाती हैं दोस्तों, आज काफ़ी दिन बीत गया है, तो मुझे लगा कि बच्चों को लॉस हो रहा है, जिस कारण से ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जाए और बच्चों को इसका बेनिफिट मिले। दोस्तों मैं लॉकडाउन में, जब तक लॉकडाउन रहता है, लॉकडाउन के बाद भी टॉपिक बाई टॉपिक आप लोग को रीडिंग कराता रहूँगा, डोंट वरी। और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, जय हिंद।